अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स, फूड, क्लोथ्स और फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें एक ही एलिमेंट से बनी है, तो शायद आप मेरी बात का विश्वास ना करो। उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। तो इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम बैक गाइस, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 4 साइंस का, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि सीक्रेट के बारे में, कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, उसकी वर्सेटिलिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स, जो कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में, और सोप्स और डिटर्जेंट के पीछे की साइंस के बारे में। सोप और डिटर्जेंट जो है वो भी कार्बन का कंपाउंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन एटम की बात करते हैं। कार्बन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि बॉन्डिंग बनाने के लिए एक एलिमेंट या एक एटम क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेता है। अब अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट फुल करना है तो इसको अपना, इसका जो अभी कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है, मतलब अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले में 4। अब इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 2,8, मतलब इसको बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 तरीके से कर सकता है। पहला तरीका तो ये कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इनको डोनेट कर दे, या फिर किसी और कंपाउंड से 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए ज़्यादा प्रोटॉन चाहिए, जो कि दोनों चीज़ें इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम उसको सिंपल भाषा में समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आप समझे कि आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों का पेट खाली है, आप दोनों को भूख लगी है, और आपके पास दाल है पर उसके पास रोटी है। अब आप अकेले दाल खा के अपना पेट नहीं भर सकते, वो अकेले रोटी खा के अपना पेट नहीं भर सकता। तो आप दोनों आपस में डील करते हो, आप दोनों आपस में ये बॉन्डिंग करते हो कि हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों अपना टिफिन शेयर कर लेते हैं, तू मेरी दाल खा लेना, मैं तेरी रोटी खा लूंगा, हम दोनों का पेट भर जाएगा। काम दोनों का हो गया, पेट दोनों का भर गया, और दोनों को एक दूसरे को पूरा सब कुछ डोनेट भी नहीं करना पड़ा। तो ये वाली बॉन्डिंग करता है कार्बन। कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कंपाउंड के साथ शेयर करता है, डोनेट नहीं करता है, शेयर करता है। जब कार्बन को जरूरत होती है तो कार्बन उनके इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लेता है, जब उन कंपाउंड्स को जरूरत होती है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करा हुआ है, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, कार्बन का भी काम हो गया, दोनों के बॉन्ड बन गए। चलो इनको देखते हैं। कार्बन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। जो कि मैंने बताया कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डोनेट और रिसीव नहीं करता है। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। दिस अलाउ बोथ एटम्स टू अचीव अ स्टेबल फिल्ड आउटर शेल। अब ये जो दोनों एलिमेंट्स या दोनों एटम्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, ये दोनों के ऑक्टेट फुल करने का काम करता है और दोनों को स्टेबल करने का काम करता है। अब अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। हमारे पास टोटल 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो आपस में कंबाइन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, मतलब इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहीं पर अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, तो इन दोनों के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। यहीं पर अगर हम नाइट्रोजन की बात देखें
तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 3 है, और इनके बीच में बॉन्ड कितना बन रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन के जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं वो, अगर मैं बोलूं कि डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि दोनों बहुत ही अपोजिट कंपाउंड्स है, ये दोनों कार्बन के कंपाउंड्स है, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। देखो, डायमंड जो है वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है, और डायमंड एक हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड शाइनी भी होता है। यहीं पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट ब्लैक कलर का है, शाइनी तो ग्रेफाइट भी होता है, पर वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, आप उसको पेपर पे रब करते हो तो वो अपने आप को पेपर पे घिसने लगता है। पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। और एक और यहाँ पर एग्जांपल है फुलेरिन्स का, ये भी कार्बन का एलोट्रोप होता है। देखिए, हम ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में बात करते हैं। डायमंड के अंदर क्या होता है कि हर एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये 1, 2, 3 और 4 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है। यहीं पर अगर ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट एक क्लोज्ड रिंग बना लेता है, जो आप एक क्लोज्ड रिंग बनती है 6 कार्बन कंपाउंड्स की, और इनके बीच में, रिंग्स के बीच में लेयर्स में ग्रेफाइट फॉर्म होता है। जो हमारा डायमंड है वो एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रेफाइट एक स्मूथ और स्लिपरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन का एलोट्रोप होने के बाद भी, मतलब कि एक नॉन मेटल का कंपाउंड होने के बाद भी, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, याद रखिएगा। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वाई कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब कार्बन इतने सारे अलग अलग कंपाउंड्स क्यों बनाता है। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसके पीछे कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज काम आती है। एक होती है केटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरी होती है टेट्रावेलेंसी। अब केटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि कार्बन अपने जैसे हजारों कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, और हजारों कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है मतलब 1000 तरह के अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। ये तो मैं और छोटी बात कर रहा हूँ कि 1000 तरह के बॉन्ड और 1000 तरह के कंपाउंड बना सकता है। वो अपन ने अभी बोला लाखों तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। टेट्रावेलेंसी जो है वो मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं। तो ये 4 वैलेंसी जो है ये कार्बन को सेंटर में रखती है, मतलब कि वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। अगर कोई मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे तो वो कर लेता है स्पेशल केसेस में, और वो नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बना के और वो बहुत सारे कंपाउंड्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। अब केटेनेशन हमारा 3 टाइप्स में होता है, चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स के फॉर्म में। अब चेन्स क्या होती है? अगर जैसे कार्बन की एक ही लॉन्ग चेन बन रही है तो उसको हम बोलते हैं चेन, ठीक है। यहीं पर अगर कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन रही है और उसके साइड में एक और ब्रांच निकल रही है तो इनको बोलते हैं ब्रांचेस, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कार्बन का तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिंग्स। ये 3 तरह की सेल्फ लिंकिंग कार्बन करता है। अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। देखिए, हमने बात करी थी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि सेटिस्फाइड होते हैं। और क्योंकि वो सैचुरेटेड और सेटिस्फाइड होते हैं तो वो रिएक्ट भी कम करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। यहीं पर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर या तो 2 बॉन्ड है या फिर 3 बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 या 3 बॉन्ड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि अनस्टेबल। वो चाहते हैं कि उनके भी सिंगल बॉन्ड्स ही बने तो वो वापस रिएक्ट कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है हम देख लेते हैं। कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, जैसा कि मैंने बताया, बिटवीन कार्बन एटम्स, नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। कंटेन्स एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब कम से कम 1 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है।
और मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक CH4 मीथेन का एग्जाम्पल है और एक इथेन का एग्जाम्पल है। ये दोनों जो है ये सैचुरेटेड कार्बन से क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर एक इथीन का एग्जाम्पल है और एक इथाइन का एग्जाम्पल है। अब ये जो इथीन है इसमें डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, और इथाइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में। आपको मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो उसे हम बोलते हैं एल्केन। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, पर क्योंकि अभी बात हो ही रही थी तो मैंने सोचा आपको बता ही देता हूं। अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो उसे हम बोलेंगे एल्कीन, ENE लग जाता है पीछे, इसमें ANE था, यहाँ पर ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो हम उसे बोलते हैं एल्काइन, मतलब ALKYNE। अब इसमें YNE लग जाता है। इन चीज का ध्यान रखना। हमारे पास 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, जो कि होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब कि अगर मैं यहां पर लिखूं C4H10, इसके में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिन दोनों स्ट्रक्चर की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। इसका क्या मतलब है कि इसके 2 कंपाउंड्स बनते हैं। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है पर उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि यहाँ पर ब्यूटेन की एक लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड बना हुआ है, इसका भी फॉर्मूला CH4H10 है। और यहाँ पर ब्यूटेन का ये 3 कार्बन वाला एक लॉन्ग चेन है जिसमें एक कार्बन साइड चेन में, इसको अपन बोलते हैं आइसोब्यूटेन, और इसका भी केमिकल फॉर्मूला C4H10 है। तो ये दोनों कंपाउंड्स के सेम केमिकल फॉर्मूला होने के बावजूद डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। देखिए, अब कार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो बाकी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। अपने पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, वैसे आप लोगों ने सही सुना, एल्कोहल दारू जो होती है वो भी कार्बन की बनती है। अब तो आप लोग बिल्कुल एकदम इंप्रेस हो गए होंगे कार्बन की इतनी क्वालिटीज सुन के। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में अगर कोई कार्बन चेन होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर HHH है और यहाँ पर एक में OH जुड़ा होता है। OH जुड़ा हुआ है मतलब कि वो क्या कंपाउंड है, वो एक एल्कोहल है। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में किसी एक कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और बाकी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और बाकी इधर कार्बन चेन जुड़ी होती है हमारी। कीटोन में क्या होता है, किसी एक कार्बन के सेंटर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है। सेंटर कार्बन इसलिए बोल रहा हूं मतलब कि उसके आसपास भी कार्बन होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड OH होगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना ही फर्क है कि एल्डिहाइड में जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है उसके पास हाइड्रोजन होता है, और कीटोन में जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है उसके आसपास दोनों साइड कार्बन होता है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप नीचे कमेंट करें, हम इसकी डिटेल वीडियो भी बना देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जब हम सक्सेसिवली कार्बन की नंबरिंग बढ़ाते जाते हैं तो उसे हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर CH4 लिखता हूं तो ये CH4 के अंदर एक कार्बन है, इसको बोलते हैं मीथेन। इसके बाद अगर मैं C2H6 लिखता हूं तो इसके अंदर 2 कार्बन है, ये इथेन हो गया। फिर इसके बाद मैं C3H8 लिखता हूं तो इसके अंदर 3 कार्बन है, इसको बोलते हैं प्रोपेन। इसके बाद C4H10 लिखता हूं, इसके अंदर 4 कार्बन है, इसे हम बोलते हैं ब्यूटेन। इसके बाद अगर मैं C5H12 लिखता हूं तो इसे हम बोलते हैं पेंटेन। इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो अगर आप देखोगे तो इनके अंदर
एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन ही इस फैमिली में हो। एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स भी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मीथेनॉल जो कि CH3OH होता है, उसके बाद इथेनॉल जो कि C2H5OH होता है, प्रोपेनॉल जो कि होता है C3H7OH। इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। देखिए, आपने कार्बन की बहुत सारे कंपाउंड्स को जलते हुए देखा है, जैसे कि जो फ्यूल्स हम जलाते हैं वो भी कार्बन के बने होते हैं, हम जो लकड़ी जलाते हैं वो कार्बन की बनी हुई है, पॉलीथीन वगैरह जलाते हैं, वैसे नहीं जलानी चाहिए पर हम जलाते हैं, वो भी हमारी कार्बन की बनी हुई है। अब अपन जरा देखें तो हम जो नेचुरल गैसेस वगैरह जलाते हैं ये भी कार्बन के बने हुए हैं, पर नेचुरल गैस को जलाते हैं तो उसके अंदर ब्लू फ्लेम निकलती है, लकड़ी को जला रहे हैं तो येलो फ्लेम निकल रही है, किसी में रेड ऑरेंज फ्लेम निकल रही है, कोई कंपाउंड ग्रीन फ्लेम भी निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक ही कार्बन के कंपाउंड्स इतनी अलग अलग तरीके की फ्लेम क्यों दे रहे हैं? आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो, कार्बन जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हीट और लाइट रिलीज करता है, ये तो हमें पता ही है। कार्बन को जब भी जलाएंगे तो हीट और लाइट रिलीज होती है। आग जब भी लगती है तो वहां पर कार्बन में जब भी आग लग रही है तो हीट और लाइट रिलीज होती है, तो हमें पता ही है। दूसरी चीज कि ये इनको एक्सीलेंट फ्यूल्स बनाता है, क्योंकि देखो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फ्यूल्स क्या होते हैं? जो केमिकल एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उन्हें हम फ्यूल्स बोलते हैं। तो ये कार्बन के कंपाउंड्स एक्सीलेंट फ्यूल्स बनाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की हमने बात करी थी, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं। इसका मतलब कि हमारे जितनी भी नेचुरल गैस होती है वो सारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, इसीलिए वो इतना क्लीन जलते हैं। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स को एज अ फ्यूल यूज करने में फायदा ये है कि ये पॉल्यूशन कम फैलाते हैं। यहीं पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है ये येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। सूटी फ्लेम का मतलब है कि इनकी फ्लेम जो है वो ज्यादा झपकती है। आपने देखा होगा ना, एक कैंडल की फ्लेम थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि है एडिशन रिएक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं? हम अनसैचुरेटेड कार्बन्स को, जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हम एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब कि उसमें या तो हम किसी एसिड की रिएक्शन करवा के या किसी और कंपाउंड की रिएक्शन करवा के एडिशन करवा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पर एक C2H4 कंपाउंड लिया और अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से करवाता हूं तो क्या होगा? ये HCl जो है ये जाके इन दोनों में से इस एक बॉन्ड पे अटैक करेगा, उस एक बॉन्ड को तोड़ देगा। एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़ जाएगा और क्लोरीन जो है वो एक कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये कंपाउंड जो बनाएंगे उसे मैं यहाँ बना के बताता हूं। ये जो कंपाउंड होगा ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इधर 3 H हो जाएंगे, ये वाले H को हटा देते हैं, यहाँ पर 2 H हो जाएंगे और एक Cl इससे जुड़ जाएगा। तो ये जो पहले अपना क्या था, C2H4 कंपाउंड था, ये अब क्या बन गया है? ये अब बन गया है C2H5Cl। अब जैसा कि इसके अंदर एडिशन हो गया है तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और कार्बन कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है कि हम कार्बन कंपाउंड्स को एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, पर उनका अनसैचुरेटेड होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक किसी कंपाउंड को दूसरे किसी कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH4 है, अब इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है
अब इन 4 हाइड्रोजन को जब अपन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन लेके भाग जाता है और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जो कि क्या बनाता है, ये बनाता है CH3Cl। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, और इसके साथ एक और कंपाउंड बनता है HCl, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें पहला कंपाउंड आता है इथेनॉल। इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल भी कहा जाता है और इथेनॉल की बहुत सारे यूजेस है। ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। जितने भी शराबी लोग होंगे वो इथेनॉल को ही पी रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। दूसरी चीज, ये एक गुड सॉल्वेंट है, मतलब कि ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ये नॉन पोलर चीजों को अच्छे से डिसॉल्व कर सकता है। अब पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने थोड़ा सा बताया था पहले भी, बाकी आप लोग आगे वाली क्लास में पढ़ोगे। इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, स्पेशली कफ कोल्ड वाली जो मेडिसिन होती है उनको अल्कोहल यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कफ सिरप्स। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन के टिंक्चर में काम आता है। ये सॉल्युबल होता है वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये तो सबको ही पता है, पेग तो हर ml का बन जाता है ना, वो इसलिए तो बन रहा है क्योंकि ये हर प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है। 50 ml का पैक बनाओ, 20 ml का बनाओ, 30 का बनाओ, 60 का बनाओ, या 90 बनाओ, या पटियाला बनाओ, तुम्हारी इच्छा है। नहीं, तुम मत बनाना, तुम्हारी इच्छा नहीं है। दूसरा कंपाउंड अपन पढ़ रहे हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को अपन एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अपने घर में जो विनेगर यूज होता है, उस विनेगर के अंदर 5 to 8% हमारा इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड मिक्स होता है पानी के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। और इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब कि फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए। ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर्स बनाता है। ये ईस्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम परफ्यूम्स में यूज करते हैं। और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब अपन बात कर रहे हैं कि साइंस ऑफ सोप, मतलब सोप आपस में कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, सोप कैसे किसी क्लॉथ के ऊपर से ऑयल और डर्ट को रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि एक कार्बन की बहुत लंबी चेन होगी और आखिरी वाले कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड O होगा, सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ या तो Na होगा जो कि है सोडियम, या फिर क्या होगा, पोटेशियम K होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे सोप्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चेन होती है, काई की, पोटेशियम सॉल्ट की या फिर सोडियम सॉल्ट की, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब बहुत सारी डर्ट और ऑयल जो होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, आपने देखा ही है, वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होती है, तो उनको निकालने के लिए हम सोप को यूज करते हैं। सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके 2 एंड होते हैं, एक ये वाला एंड जिसपे सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होता है, ठीक है, और एक दूसरा एंड होता है जिसके ऊपर कार्बन जुड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों एंड होते हैं, ये दोनों एंड जो होते हैं ये अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, उसको पानी पसंद होता है। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको पानी पसंद नहीं होता है, वो पानी से नफरत करता है। अब ये वाला जो एंड होता है, जो पोटेशियम सोडियम वाला एंड नहीं है, इसके अलावा जो दूसरा कार्बन वाला जो एंड होता है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है, इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो सोडियम पोटेशियम वाला बॉन्ड जो एंड होता है, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है, इसको पानी बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब होता क्या है कि जब वाटर के अंदर हम सोप को डिसॉल्व करते हैं तो ऑयल के आसपास, ये ऑयल की ड्रॉपलेट है, ऑयल की ड्रॉपलेट के आसपास, क्योंकि कार्बन वाला जो एंड है वो वाटर को पसंद नहीं करता है, तो वाटर के अलावा जब उसको ऑयल मिलता है तो वो सारे जाके ऑयल के पास चिपक जाते हैं। वो ऑयल के पास ऐसे चिपक जाते हैं कि ऑयल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, उसको कपड़े से उठ के और चारों तरफ इन ऐसे कंपाउंड से जुड़ना पड़ता है। और बाकी ये जो Na वाले जो हेड है ये बाहर वाटर के साथ मिले हुए हैं, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व है। और जब हम इसको
फिर इसके ऊपर ये मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं इसे, ये चीज़ जो है इसे मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये एक मिसेल बना रहे हैं। तो जब ये मिसेल बन जाती है तब हम और पानी डाल के इस मिसेल को क्लॉथ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, तो और पानी डालेंगे तो पानी के साथ क्या हो जाएगा, बह जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। इन वाटर सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म क्लस्टर्स कॉल्ड मिसेल, ये क्लस्टर्स बनाते हैं। क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड मतलब वो एंड जिसको पानी पसंद नहीं है, वो ट्रैप कर लेता है किसको, ऑयल डर्ट को, इन द सेंटर, सेंटर में ऑयल या डर्ट को इसने ट्रैप कर लिया है। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है या हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो आउटवर्ड फेस करता है वाटर के साथ। दिस अलाउज द डर्ट टू बी लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड रिंस्ड अवे, मतलब कि ये अलाउ करता है कि वो जो सरफेस से जो डर्ट चिपकी हुई है या ऑयल चिपका हुआ है वो ऑयल बाहर आ जाए, डर्ट बाहर आ जाए और वो पानी के साथ बह जाए, रिंस कर जाए। सोप्स वर्सेस डिटर्जेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, हम इसकी बात कर लेते हैं, सोप्स वर्सेस डिटर्जेंट। देखिए अब सोप जो है वो हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। सोप को हम हार्ड वाटर में इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि सोप क्या करता है, वो हार्ड वाटर में जाके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है जिसको हम बोलते हैं स्कम। व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है जो कि होता है स्कम। अब अगर ये सब्सटेंस बन जाएगा तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मिसेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो ऑयल और डर्ट रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमने डिटर्जेंट यूज करा। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं और ये हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं क्योंकि इनके जो चार्ज एंड्स होते हैं वो स्कम नहीं बनाते हैं। तो जब वो स्कम नहीं बनाते हैं तो इनको अपन हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि आजकल हम सोप से ज्यादा डिटर्जेंट यूज करने लगे हैं कपड़ों को धोने के लिए, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट टॉपिक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, हम रोज 4 से 5 में, रोज मतलब मंडे से सैटरडे को मैथ्स की लाइव क्लास लेते हैं। आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, अपना मैथ्स का लेवल इम्प्रूव कर सकते हो। उसके अंदर हम अभी तो जनरली एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, आगे जाके मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, सैंपल बैंक्स, क्वेश्चन बैंक्स, ये सब भी सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो के बीच में कहीं लिंक डाल देंगे और उस लिंक से आप इस चैप्टर के बहुत ही इंटरैक्टिव, बहुत ही अच्छे नोट्स देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर भेजें जिन लोगों को ये चैप्टर मुश्किल लगता हो, टफ लगता हो और समझना चाहते हो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी बने रहिए, आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।